नहीं आई। जी सर, आ रही है सर। और अब यहाँ पे हम करते हैं, अब हायर परचेज वगैरह का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट जिस आप एवरीडे में उसको डील करते हो ये उसी तरह से ये हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक हॉलीडे की इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे एक बैनर के ऊपर उसने दी हुई। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका 7 नाइट का हॉलीडे होगा, उसमें कॉस्ट जो आएगी वो $340 पर पर्सन आएगी। और अगर आप उस हॉलीडे को 31 मार्च से अर्लियर देन 31 मार्च बुक करते हो तो आपको 8% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो पहले जब हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो, तो बुकिंग तो वो किस डेट को कर रहा है, 15 फेब को, तो क्या उसको डिस्काउंट मिलेगा? यस सर। बिल्कुल, तो एक तो उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो 8% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि जो बुकिंग हो रही है वो 2 लोगों के लिए हो रही है, तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि 2 लोगों की टोटल कॉस्ट बनती कैसे है, फिर हम उससे देख लेंगे कि उसमें हमें डिस्काउंट जो है वो कितना मिल रहा है। तो एक पर्सन की अगर कॉस्ट 340 है तो 2 लोगों की कॉस्ट होनी चाहिए 340 × 2। तो इसको जब आप करते हो तो ये आता है $680। तो कॉस्ट जो है वो ये बनती है। तो जब आप डिस्काउंट निकालने लगे तो आपने याद रखना है कि टोटल कॉस्ट के ऊपर आपको 8% डिस्काउंट मिलेगा। तो 8% का मतलब है 8/100 मल्टीप्लाई बाय 680। ये क्या निकल के आता है? हाँ, ये क्या निकल के आएगा? 6.4। पर नहीं समझ नहीं आया, दोबारा बोलते। 54.4। $54.4 ये उसको मिल रहा है डिस्काउंट। तो हॉलीडे के लिए वो कितनी पेमेंट करेंगे? तो आप 680 में से आप अपने डिस्काउंट माइनस कर लो, इट इज 54.4। तो देखो आपका आंसर जो है वो क्या आता है। सर हाँ, बचत भी 65.6। सॉरी 600 625.6। 25.6। तो $625.6 जो है तो बेसिकली आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आफ्टर द डिस्काउंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ तो किसी को की कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में आई? ओके, सेकेंड पार्ट के अंदर अगर आप रीड करो तो वो ये कहता है कि नसीम ने एक कार हायर की है और उसकी जो टोटल कॉस्ट बनी है दैट $241.5। अब वो कहता है कि इस कॉस्ट के अंदर 15% टैक्स जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ द कार क्या है, एक्सक्लूडिंग द टैक्स, मतलब टैक्स लगने से पहले की जो प्राइस थी वो क्या थी। तो इससे आप सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस या ओडीए वाला मेथड जो भी आप चाहो जैसे आप अप्लाई कर सकते हो। बट आप लोग सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला ज्यादा करते हो, तो मैं उससे कर देता हूँ कि सेल प्राइस होता था कि कॉस्ट प्राइस के अंदर आपने अपना टैक्स जो है वो ऐड कर लेना। बेसिकली जनरल फॉर्मूला यहाँ पे ये बन रहा है। अब इसे सेल प्राइस तो बता दी कि $241.5 है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो उसको हम लिख लेते हैं एक्स, और इसमें जो टैक्स अप्लाई होगा दैट इज 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लिखेंगे 15/100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे देख लो इसका आंसर जो है वो क्या आता है। ई इसको हम करेंगे तो आएगा 1.15 और यहाँ है 241.5। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या बनती है। 210। 210, बिल्कुल ठीक है। तो बिफोर द टैक्स कार की जो प्राइस बन रही थी वो बन रही थी $210। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये हमारा बी पार्ट और ये ऊपर हमारा सर ए आपको पार्ट। कैसे पता चला कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया? ओके, मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी प्राइस या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो देखो जैसे जब आप 15% टैक्स डालोगे तो आपकी प्राइस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? जी सर, होगी। ठीक है, तो उससे हमें पता लग रहा है कि हमारी प्राइस बढ़ जानी चाहिए। अगर मैं डिस्काउंट भी कह देता हूँ 15% डिस्काउंट, तो उसमें प्राइस भी डिक्रीज होती। तो जब भी वैल्यू या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो आप ये वाला मेथड या ओल्ड या न्यू वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर।
ओके, सी पार्ट को अगर आप देखो तो उसमें वो कहता है कि नसीम ड्राइव्स अ कार और टोटल 800 किलोमीटर एंड यूज दिस मच फ्यूल। ओके, और वो कहते हैं कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ फ्यूल फॉर 100 किलोमीटर। ओके, पहले तो हम इसको पर लीट किलोमीटर देख लेते हैं। ये देखो, ये है लीटर्स पर किलोमीटर। पर का मतलब मैंने बताया था कि डिवाइड होता है। तो याद रखो कि लीटर की वैल्यू न्यूमरेटर और किलोमीटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो देखो, लीटर वाली वैल्यू है 29, मैं 29.6 यहाँ लिखूंगा, डिवाइडेड बाय मेरे किलोमीटर कितने हैं 800, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 800 करूंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में किसे करूंगा, वो कहता है पर 100 किलोमीटर, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। समझ आई कि नहीं आई कि किस तरह से करना है इस वाले क्वेश्चन को? सर हम 800 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते? देखो, वो हमें कह रहा है पर 100 किलोमीटर निकालना है, तो इसको तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। और याद रखो, डिवाइड हम हमेशा टोटल से करते हैं, तो हमारे टोटल किलोमीटर कितने हैं 800। बात समझ आई? जी सर आगे। हम्म, देख लो यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है, कोई बात ना समझ। आंसर क्या आता है बता दो। सर 3.7। ओके, 3.7 इज सपोज टू बी द आंसर। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट अगर आप देखो। ओके, लास्ट पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि आपके पास 450 यूरोज है, आपके पास 450 यूरोज है, और उसने आपको यहाँ पे एक एक्सचेंज रेट दिया है विच इज $1 0.82 यूरोज। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि आपने ये 297 यूरोज, इनको आपने बेसिकली डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि भाई हमने $450 में से कितने डॉलर जो बेसिकली कन्वर्ट किए। दोबारा देख लो, उसके पास डॉलर से 450, और उसने कहा कि हॉलीडे के ऊपर इसने 297 यूरो स्पेंड किए हैं। तो हमें तो नहीं पता लगा कि 297 यूरो जो है वो कितने डॉलर बनते हैं। तो पहले तो हम एक्चुअली ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 297 यूरो कितने डॉलर। तो मैं एक्सचेंज रेट लगाता हूँ डॉलर अगेंस्ट यूरोस का, विच इज $1 अगेंस्ट 0.82 यूरो। अब डॉलर उसने मुझे क्या दिए हैं यूरोस, विच इज 297। तो देखो डॉलर्स कितने निकल के आते हैं जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है? ओके, किसी ने निकाला है क्या? नहीं निकाला आंसर? 326.2। थ्री 362.2। 326 का है कि 60 का है? सर 362.2। 362.2 डॉलर। ठीक हो गया। तो एक्चुअली उसने $362.2 जो है स्पेंड कर लिए हैं। तो उसके बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ डॉलर्स कितने बचेंगे? तो टोटल से 450, उसमें से 362.2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास डॉलर्स जो है वो कितने बचेंगे। जरा माइनस करो, देखो क्या आंसर आता है। माइनस करते हैं तो क्या आता है? सर 87.8। 80 7 87.8। 87.8। क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कुछ होना seeing changes the remaining back into dollar when it depends on ओके ओके ओके। इसमें एक छोटी सी एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। ओके, एक्चुअली जब उसने कन्वर्ट कराए थे तो उसका एक्सचेंज रेट डिफरेंट था, और उसने जब वापस उसने डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट किए हैं तो उसका एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट है एक्चुअली। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। तो पहले हम एक्चुअली ये कर लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि ये $450 जो है वो कितने यूरोज बनते हैं। खैर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 450 टाइम्स 0.82, तो आपके पास ये क्या आ रहा है
एक सेकेंड, 369 यूरो, ये आपको मिले थे यूरोस। इन यूरोज में से उसने कहा कि उसने 297 स्पेंड कर ली, तो मैं 369 में से 297 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जब 297 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास बचते हैं एक्चुअली 72 यूरोस। अब ये वाले यूरो वापस डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, बट अब उसका जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे उसने एक न्यू एक्सचेंज रेट दिया था, उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। तो मैं डॉलर्स अगेंस्ट यूरोस, $1 इज इक्वल टू 0.80 यूरोस, और यूरोज हमारे पास 72 है और डॉलर, तो 72 डिवाइड बाई 0.8, 90 आता है। तो आपके पास रिमेनिंग डॉलर्स जो बचेंगे वो $90 होंगे। ये बात थोड़ी सी समझ आई है कि नहीं आई? कि पहले वाला मैंने इसलिए कट आउट कर दिया कि उसका रीजन ये था कि दो डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स यूज करना। अगर दोनों एक्सचेंज रेट सेम होते तो तब वो ठीक था, इससे भी कर सकते थे, इस तरह भी कर सकते थे। और प्रॉब्लम ये है कि पहले एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, अब एक्सचेंज रेट डिफरेंट है। तो पहले जो उसने कन्वर्जन की थी वो इस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग की, यानी उसने सारे डॉलर यूरोज में करा दिए जो कि 369। अब इन यूरोज में से उसने 297 स्पेंड कर ली, अब उसके वापसी के ट्रिप के लिए बचे 72 यूरोस। इन यूरोस को उसने वापस डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया विद द न्यू एक्सचेंज रेट गिवन इन द लास्ट टाइम। तो मेरे पास $90 है। देखो समझ आया कि नहीं आया कि पहले क्या गलत हो गया था? बताओ। यस। किसी को कुछ, हाँ किसी को कोई चीज पे बात ना चला जाएगा। ओके। ओके, ये वाला नहीं करता। ओके, पहले वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हो उसमें वो ये कहता है कि स्टेफन हैड एन इनकम ऑफ 21,500 इन रिटर्न and his income increased to 22,790 in 2019. Okay, calculate the percentage increase. Okay, पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीज आया कितने का है। तो वो इंक्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 21,500 divided by 22,790 multiplied by 100. रिपीट करते हो, इसमें गलती है जो तो पहले तो हमें इंक्रीज बताना है। अब इंक्रीज कैसे निकलेगा? सर पहले 22,790 से माइनस करेंगे, 21,500, फिर जो आएगा उसे बिल्कुल। 22,790 डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अच्छा, आपने भी छोटी थी, आपने पहली वाली चीज बिल्कुल ठीक बताई है कि 22,790 में से आप 21,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपके पास इंक्रीज ना करे। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा आपने इससे डिवाइड करना है। अब ये मिस्टेक होती है, देखो मैं बता देता हूँ डिवाइड हम किससे करते हैं। डिवाइड हम हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से करते हैं जिस अमाउंट के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज अप्लाई हो रहा है। तो आपकी इस केस में ओरिजिनल अमाउंट 21,000 है कि 22,000 है? 21। एग्जैक्टली, तो आपने इसको एक्चुअली डिवाइड करना था बस 20,500 से करना था, और आगे मल्टीप्लाई बाय 100%। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि एक जनरल चीज जी होती है कि जो भी बड़ी वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, ऐसा नहीं होता कि अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज भी देख रहे होते हैं तो जिस वैल्यू के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज, जिसको हम बेसिकली ओरिजिनल वैल्यू, इजी वर्ड के ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, अनलेस के क्वेश्चन में उसने खुद स्पेसिफाई किया हो कि आपने किससे डिवाइड करना है। अदर देन दैट जनरल रूल यही है कि आप ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो इसका आंसर जो है वो क्या आता है। सर हमने कैलकुलेटर में 100 के साथ परसेंटेज का साइन लगाना है। नहीं, कैलकुलेटर में हम परसेंटेज का साइन नहीं लगाते। ये देखो, ये परसेंटेज का साइन यहाँ लगा ऑलरेडी, तो कुछ करने की जरूरत है। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेटर के ऊपर सर 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, सॉरी? 6। 6। ओके ठीक है, तो 6% का बेसिकली
इंक्रीज मिला था उसे, तो हम 6 लिख लेंगे। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो उसने कहा सिंपल इन्वेस्ट दिस सच अमाउंट और आगे सिंपल इंटरेस्ट सप्लाई हो रहा है, ये लिखा हुआ है। तो आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला है, विच इज आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। अब पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, टी होता है टाइम। अब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्या होगी? अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो हमें करते जाते हैं ना। जैसे ये किस चीज की वैल्यू होती है 2.5। अब इतना मुश्किल नहीं है, 2.5% किस चीज की वैल्यू होगी पीआरटी में से? सर दोबारा कहिए, बताइएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला जो है वो एक ही है, पीआरटी और 100। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 2.5 जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये किस चीज की वैल्यू है, पी की, आर की, टी की? और आर की। आर, आर से मतलब होता है रेट। ओके, और ये जो 1260 ये किस चीज की वैल्यू? सर पी की। पी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, और टाइम जो है वो हमारा 3 इयर्स है। अब मैं वैल्यूज प्लग इन कर लेता हूँ। जब हम प्लग इन करते हैं तो देखो 1260 मल्टीप्लाई 2.5 और टाइम है 3 इयर्स ओवर 100। देखो क्या आंसर निकल के आता है इसका पहले। 94.5। 94.5। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 94.5 डॉलर निकाला और यहाँ पे एज एन आंसर लिख दिया, फिर भी उनको 1 मार्क मिला, पूरे नहीं मिले। रीजन ये था कि उसने यहाँ कहा कि आपने अमाउंट बताना है। डू यू रिमेम्बर अमाउंट क्या होता था जब आपको इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर रहा था? कि इमेजिन करो कि अगर आपका $1000 का बिल है और आप टाइम पे पे नहीं करते हो, तो आपको $50 का फाइन लग जाता है। तो आपको टोटल अमाउंट जो पे करनी पड़ रही है वो पे करनी पड़ी है 1050। तो अगर इसको इंटरेस्ट वगैरह की टर्म में समझें तो ये प्रिंसिपल है, फाइन या एडिशनल अमाउंट जो होती है वो इंटरेस्ट होती है, और ये जो 1050 है ये ए होता है जिसको हम फाइनल अमाउंट कहते हैं। तो इस केस में हमारी फाइनल अमाउंट क्या होगी, जो बी पार्ट है? देखो आपका प्रिंसिपल ये है, फाइन इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ये है, तो आपकी फाइनल अमाउंट कैसे निकलेगी? ओके, नहीं समझ आया तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। We will add principal with interest. व्हाट डू यू डू विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट? We will add them to find Yes, the बिल्कुल ठीक है, that is correct that you have to add up both the values, the principal and the interest. So basically in general you can take it, the annual amount is always the sum of principal and the interest. So I think when we studied this topic, तब मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया भी था। लेट मी जस्ट चेक इफ आई रोट डाउन। नहीं, आई थिंक इट जस्ट एक्चुअली ये लिखा हुआ है। ये देखो a is equals to p plus I. So basically the amount is always the principal and interest. ये आपने याद रखना। Okay, so the principal amount was equal to 60 and the interest amount is 94.5. So add up these two values and see what is the final amount. क्या आता है सर फाइनल अमाउंट? वन थ्री जी जी, 1354.5। $1354.5। दिस शुड बी द फाइनल अमाउंट। अगर वो इस अमाउंट की जगह लिख देता है इंटरेस्ट बताओ, देन 94.5 शुड हैव बीन द आंसर। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, फिर आस्किंग अबाउट इंटरेस्ट और द अमाउंट, तो उस हिसाब से द फाइनल वैल्यू विल चेंज। ओके, आई थिंक सी पार्ट इज क्वाइट इजी। इसके अंदर उसने सिंपली ये कहा कि दैट यू 4300 इंडियन रुपीज व्हिच नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स, और एक्सचेंज रेट भी जो है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। वर्क आउट हाउ मच मनी ही रिसीव्स। तो डॉलर अगेंस्ट रुपीज, $1 was equivalent to 67.8 रुपीज। अब नाउ रुपीज अगर हमें गया, रुपीज वाले कॉलम में 4300 और डॉलर्स वाले में मैं एक्स लिख लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सी द वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू गेट। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलते हैं। $60. Yes.
60, $63. 53 or 63? $63. Sorry, $63. ठीक है, sorry. $63 should be the final answer for this one. ठीक है, बहुत इजी है. इट्स अगर जनरल मैथ्स है ये, बेसिकली एवरीडे मैथ्स भी इसे मिलते हैं. ठीक है, बट इट्स वेरी जनरल मैथ्स. तो इसमें बस आपको फॉर्मूला मेमोराइज थोड़े से होने चाहिए. अदर देन दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली ना, हाँ, 9 कर लेते हैं. बिकॉज इसमें वन पॉइंट इज डिफिकल्ट, वो मे भी आप लोगों से ना हो खुद से. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. ओके बेटा, पहला पार्ट, उसमें वो कहता है कि कमाल अर्न दिस मच मनी, ही पेड 10% ऑफ हिज अमाउंट इन पेंशन. तो पहले हम 10% फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 10/100 इंटू 302,500 क्या आता है? दिस इज हिज पेंशन. ओके, कोई भी बता दो क्या आता है 10%. 30,250. So 30,000, Yes, sir. 200 and 202 बोला. 250. 250, सॉरी, 30,250. ये अमाउंट डिडक्ट हो गई इन पेंशन. अब 15% इज ऑन द रिमाइंडर. पहले लेट्स फाइंड रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल अमाउंट में से 30,000 वाली अमाउंट में से आप ये पेंशन वाली अमाउंट डिडक्ट कर लो. तो हाउ मच इज द रिमेनिंग अमाउंट? जी, हाउ मच इज द रिमेनिंग अमाउंट? 27, 22, 50. 27, 22, 27, 20, 50. sir, 22, 50. 23? I didn't get you 22, actually. 22. 22, 2250. Okay. अब इस रिमेनिंग अमाउंट पे ही शेयर्स 15% ऑफ द टैक्स वुड बी अप्लाइड. तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर. अब आंसर की भी प्रेस कर सकते हो कैलकुलेटर को. इफ यू वांट तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ एक्चुअली. Okay. 15/100 times 272250. So the tax है that would be 40,837.5. ये उसका है टैक्स. और लास्ट में वो क्या कहते हैं? कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग हिज पेंशन एंड द टैक्स. ओके, तो जो भी हमारी रिमेनिंग निकली थी, जो मैंने बिल निकली है, इसमें से मैं अपना टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लेता हूँ, विच इज 40,000. लेट मी रिफाइंड आउट. 272250 माइनस आंसर विच वाज द टैक्स. तो हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 231412.5 डॉलर. ठीक है, सिंपल है. यू जस्ट नीड टू अप्लाई परसेंटेज. बट बस ये देखते जाना है कि अप्लाई करना है कि डू यू हैव टू अप्लाई दैट ऑन द ओरिजिनल अमाउंट. तो इन दिस केस हमें रिमाइंडर पे 15% टैक्स अप्लाई करना. यहाँ तक एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, next one. B में it says there is an investment, so this should be a principal amount. Then there is a rate of 1.8 for compound interest. तो compound interest का हम formula use करेंगे, and the time period is 3 years. तो मैं compound interest का formula लिखता हूँ, which is P bracket 1 plus R over 100 and raised to the power m t. अब इसमें देखो, the principal amount is 16,500 bracket 1 प्लस रेट इज 1.8 100. एन की वैल्यू जो होगी, इफ इट सेज पर ईयर, इट मींस
एक साल में इन 1 year how many times the interest would be applied? 3 years. सॉरी क्या बोला? 3. नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था, देखो वो जो 3 years है दैट इज द वैल्यू फॉर टी, ठीक है, वो तो यहाँ पावर के अंदर आएगा 3, दैट इज फाइन. एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड इन 1 year. तो व्हेन इट सेज पर ईयर, इट मींस द इंटरेस्ट वुड बी अप्लाइड वंस अ ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू इस केस में होगी 1. ठीक है, बात समझ आई कि एन की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है? और सर ये जो एन टी Okay. पावर है वहां पे क्या लिखा तो ये ब्रैकेट में मैंने ये 1 ही लिखा है, एन की जगह, और टी की जगह मैंने 3 लिखा. ठीक है, ओके. 1 + r/100, और रेज टू पावर जब करेंगे तो पावर में आ जाएगा हमारे पास 1 × 3 is 3. तो हमारी जो टोटल अमाउंट बनती है दैट इज 7407, 407.13. दिस इज सपोज टू बी आवर आंसर फॉर बी पार्ट. बताओ समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया? Yes. यस सर. ठीक है, सी पार्ट हम देख लेते हैं. अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आ गई. सी पार्ट में इफ यू लुक क्लोजली द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट. उसने यहाँ पे बोल्ड करके भी लिखा है सिंपल. अब उसका रेट जो है दैट इज 3.1, और ये वाली अमाउंट, अगर इफ यू रीड द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ 5 years इट इज 828.75. ये जो है ये किस चीज की वैल्यू है? APIRT 4 लेटर्स होते हैं, इनमें से किस लेटर की वैल्यू है? Right. PQ. देखो, P इज इन्वेस्टमेंट. डू यू नो हाउ मच इज योर इन्वेस्ट? इज दिस द इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किए हैं पैसे? हाँ सॉरी, देखो P होता है इन्वेस्टमेंट, I होता है एडिशनल अमाउंट, और A होता है फाइनल अमाउंट. इन 3 लेटर में से किस लेटर की वैल्यू है? इज दिस द इनिशियल, इज दिस द एडिशनल, और इज दिस द फाइनल अमाउंट? Final amount. Exactly. If you read the question, it says at the end of 5 years, यानी 5 साल के बाद you would have this much amount in your account. This is actually your final amount. तो ये A की वैल्यू है, ठीक है, और T की वैल्यू इज सपोज टू बी 5. अब ये कॉमन मिस्टेक थी कि लॉट ऑफ पीपल इज दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि नहीं थी ये. ना ये इंटरेस्ट है ना ये प्रिंसिपल. तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला इज, दो फॉर्मूलाज है. ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, एक हमने ये पढ़ा था ऊपर, और एक था आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100. अब अगर मैं वैल्यूज प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू है विच इज 828.75 इज इक्वल्स टू पी प्लस आई. अगर मैं यहाँ से आई को सब्जेक्ट बना लूँ, इट बिकम्स 828.75 माइनस पी, एंड दिस इज सपोज टू बी इक्वल्स टू आई. अब मैं इस आई को पकड़ूंगा और इस इक्वेशन में आई की जगह जाके सब्स्टिट्यूट कर दूँ. तो जब मैं आई की जगह जाके सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट बिकम्स 828.75 माइनस पी इज इक्वल टू पी, रेट इज 3.1 एंड टाइम इज 5 years ओवर 100. अब मैं 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स 82875 माइनस 100 पी इज इक्वल टू, अब 3.1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 3.1 टाइम्स 5, इट इज 15.5p. अब मैं 100p को इधर जाके ऐड कर लेता हूँ तो इट बिकम्स 115.5p, और इधर 82875. अब जब मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालता हूँ तो 82875 डिवाइडेड बाय 115.5, तो 717.53 should be the principal investment. समझ आइए, ये सी पार्ट जो था ये डिफिकल्ट था बिकॉज इसमें ना प्रिंसिपल गिवन था ना इंटरेस्ट गिवन था. तो एक्चुअली इन दिस वन यू नीडेड टू यूज बोथ ऑफ द फॉर्मूला.
तो एक्चुअली आई वांटेड टू डू दिस पार्ट विद यू गाइस. अभी मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन लेके इफ एनीवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन और इन दिस पार्ट. सर आपने ये दोनों फॉर्मूलाज बताए. सॉरी, क्या कह रहे, इन दोनों फॉर्मूला से क्या किया? सर आपने ये दोनों फॉर्मूलाज क्यों बताए, एक क्यों नहीं बताया? ओके, अगर मैं एक लगाता, आप कौन सा लगाना चाहते थे बताओ? आप ये सेकंड वाला लगाना चाहते थे? सर फर्स्ट. अगर आप फर्स्ट वाला लगाते हो तो देखो ना, 828.75 ये ई की वैल्यू तो गिवन है, बट ना आपको पी पता है ना आपको आई पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी आप कुछ फाइंड आउट कर पाए? नहीं सर अगर मैं ए सिंपल इंटरेस्ट के लिए स्टैंड कर रहा है. तो नहीं, ए होता है फाइनल अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है. ये देखो ना, ये वाला ए ये फाइनल अमाउंट पे डिस्क्राइब कर रहा है, और इधर भी ये वाला जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट था ये भी फाइनल अमाउंट पे डिस्क्राइब कर रहा है. ए का बस जनरल मतलब ये होता है और कि सर इट इज पी योर तो फाइनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के इन लिए अकाउंट. करते हैं. बिल्कुल, पी प्रिंसिपल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट. देखो कि जो पी इधर है सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में वही वाला पी होता है, बट फॉर्मूला बस डिफरेंट होता है दोनों का. ठीक है. और आई इंटरेस्ट के लिए ना. आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहते हैं एडिशनल अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसे, फाइन. इस सेंस में जो भी वर्ड यू, एक्स्ट्रा पैसा वाला, एडिशनल अमाउंट वाला, उसको इंटरेस्ट कहते हैं. और बताओ. यहाँ तक एनी सर क्वेश्चन? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज करने हैं. सॉरी, तीन कहाँ से हुए? दो दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है. आपने तीन कौन सा बोला? एक सर सिंपल है, कंपाउंड एक, इंटरेस्ट हाँ, सिंपल, और एक जो जिसका फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू पी आर टी. आई इज इक्वल टू पी आर टी. तो सिंपल का फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है. ठीक है सर, ये तो फिर होता सर है ये ए इक्वल्स टू पी प्लस आई उसका फॉर्मूला है फाइनल हाँ, अमाउंट का. ये फाइनल अमाउंट निकालने का तरीका है. बिल्कुल, ये फाइनल अमाउंट ठीक है. निकालने का तरीका है कि आप प्रिंसिपल जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें आप एडिशनल पैसे जमा करोगे तो एक के पे आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगी. ठीक है. इंटरेस्ट आई की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी इस फॉर्मूला. ठीक है. जी और बताओ, और कुछ पूछना है तो?